Hello everyone, this is Ayushi and I am back with class 12 lecture series on psychology. जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हम क्लास 12 के चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम है वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। आज हम इसके पार्ट 5 के बारे में जानेंगे, जिसमें हमारा मेन फोकस होगा इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पेशल एबिलिटीज एंड क्रिएटिविटी। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और इन दोनों चीजों को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं। स्पेशल एबिलिटीज का मतलब होता है जो कुछ विशेष क्षमताएं कुछ ही लोगों में पाई जाती हैं जो उनको दूसरों से अलग बनाती है। थर्ड है क्रिएटिविटी, जिसमें हम जानेंगे कि कोई नई चीज के बारे में जब हम सोचते हैं या नया आविष्कार होता है तो उसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड दो वर्ड्स से मिलकर बना है, पहला इमोशनल और दूसरा इंटेलिजेंस। इमोशनल का मतलब होता है हमारी भावनाएं और इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि। तो हम इसी से समझ सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि जब हम अपनी भावनाओं के बारे में अच्छे से समझते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ने ही इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाया है। इमोशनल इंटेलिजेंस वो स्किल्स होती हैं या वो क्षमताएं होती हैं जिसमें हम अपने भावनाओं के बारे में अच्छे से समझ पाते हैं, यानी कि अप्रेज कर पाते हैं, उसे दूसरों के सामने अच्छे से दर्शा पाते हैं यानी कि एक्सप्रेस कर पाते हैं और उसे सिचुएशंस या परिस्थितियों के हिसाब से बदल सकते हैं, यानी कि रेगुलेट कर सकते हैं। ये इंटेलिजेंस का फीलिंग साइड होता है जिसमें हम कोई भी चीज महसूस करते हैं। पीटर सैलोवी और जॉन डी मेयर नाम के दो साइकोलॉजिस्ट ने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कॉन्सेप्ट दिया है। ये कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ओन एंड अदर्स इमोशंस, टू डिस्क्रिमिनेट अमंग देम एंड टू यूज द इंफॉर्मेशन टू गाइड वंस थिंकिंग एंड एक्शंस। इस डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसी चीज है जिसमें हम अपने अपने भावनाओं के बारे में समझते हैं, यानी कि मॉनिटर वंस ओन इमोशंस, अदर्स इमोशंस यानी दूसरों की भावनाओं के बारे में समझते हैं, डिस्क्रिमिनेट अमंग देम यानी हम उन दोनों में भेद कर पाते हैं, एंड टू यूज द इंफॉर्मेशन या इस जानकारी को हम अच्छे से इस्तेमाल करते हैं अपनी सोच सोच को और अपने किसी भी काम को आगे बढ़ाने में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंटेलिजेंस को हम आईक्यू से नापते थे, यानी इंटेलिजेंस कोशेंट से, उसी प्रकार से इमोशनल इंटेलिजेंस को हम ईक्यू से नापते हैं, यानी कि इमोशनल कोशेंट से। नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि इमोशनली इंटेलिजेंट जो इंसान होता है उसमें क्या-क्या चीजें पाई जाती हैं। पहला है परसीव एंड बी सेंसिटिव टू योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। मतलब हम अपनी भावनाओं को देखते हैं, समझते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। दूसरा है परसीव एंड बी सेंसिटिव टू वेरियस टाइप्स ऑफ इमोशंस इन अदर्स बाय नोटिंग देयर बॉडी लैंग्वेज, वॉइस एंड टोन एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। यानी कि हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, उस पर ध्यान देते हैं और उसकी उसकी भावनाओं को हम इस प्रकार से समझते हैं कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, यानी कि वो जिस प्रकार से चल रहा होता है, बोल रहा होता है, चीजें कर रहा होता है, उस पर ध्यान देकर हम उसकी भावनाओं को समझते हैं, उसकी आवाज से या उसके फेशियल एक्सप्रेशन से हम उसकी भावनाओं को समझते हैं। तीसरा है रिलेट योर इमोशंस टू योर थॉट्स, यानी कि जो हमारी भावनाएं हैं हम उसे शब्दों से अच्छे से व्यक्त कर पाएं ताकि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या कोई भी निर्णय लेने में उसको इस्तेमाल कर सकें। चौथा है अंडरस्टैंड द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ द नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ योर इमोशंस, यानी कि हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारी भावनाएं होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और उन्हें समझना बहुत आवश्यक होता है। पांचवा और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंट्रोल एंड रेगुलेट योर इमोशंस, मतलब हम अपने भावनाओं को संयम में कैसे रख सकते हैं, उन्हें परिस्थितियों के हिसाब से कैसे बदल सकते हैं ताकि ना हमें बुरा लगे या ना दूसरों का बुरा लगे।
फिर हम पढ़ेंगे स्पेशल एबिलिटीज के बारे में, यानी विशेष क्षमताएं जो कुछ ही लोगों में पाई जाती हैं। इसमें हम एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। एप्टीट्यूड जो होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इंडिकेट्स एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू acquire some specific knowledge or skill after training। तो एप्टीट्यूड ये बताता है कि किसी भी एक इंसान की क्षमता किसी भी ज्ञान को हासिल करने की कितनी है, और उसको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो वो उस ज्ञान को कितने अच्छे से हासिल कर सकता है, ये होता है एप्टीट्यूड। यानी कि हमारे अंदर कितनी क्षमता होती है किसी भी चीज को सीखने के लिए। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट होता है कि जब हम किसी चीज को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं या कोई चीज हमें बहुत पसंद है, इंटरेस्ट यानी कि पसंद होता है। तो अगर हमें किसी चीज में इंटरेस्ट होता है या हमें कोई चीज पसंद होती है तो हम उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हमें ये भी बताया जाता है कि इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन अ पर्टिकुलर फील्ड अ पर्सन मस्ट हैव बोथ एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट फॉर इट। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें किसी भी एरिया में या किसी भी चीज में सक्सेसफुल बनना है, तो हमें उस चीज का एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट दोनों होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान को इंजीनियर बनना है, तो वो तो उसका इंटरेस्ट हो जाएगा कि उसे इंजीनियर बनना है। परंतु अगर उसकी मैथ्स अच्छी नहीं है, तो मतलब उसका एप्टीट्यूड इंजीनियर बनने के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट तो है इंजीनियर बनने में, पर उसके एप्टीट्यूड के ना होने की वजह से वो अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता। और दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि अगर किसी इंसान के पास एप्टीट्यूड है, यानी कि मान लीजिए किसी के पास डॉक्टर बनने की क्षमता है या उसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बहुत अच्छी है, पर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है उस फील्ड में, यानी कि वो चाहता ही नहीं है डॉक्टर बनना, तो उसका एप्टीट्यूड होने के बावजूद वो एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता या डॉक्टर की फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी बच्चे को जब किसी भी फील्ड में एडमिशन लेना होता है, तो उसका इंटरेस्ट और उसका एप्टीट्यूड दोनों ध्यान में रखना चाहिए, तभी वो एक सक्सेसफुल इंसान बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे का मैकेनिकल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है और उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाने का इंटरेस्ट भी है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एक मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में सक्सेसफुल हो पाएगा। फिर हम एप्टीट्यूड को मेजर करने के कई तरीके अपनाते हैं जिनको हम एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट दो तरीके से अवेलेबल है। पहला है इंडिपेंडेंट और स्पेशलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि जो एक एप्टीट्यूड टेस्ट किसी एक एप्टीट्यूड को नापता है। और दूसरा होता है मल्टीपल और जनरलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें कई चीजें एक ही एप्टीट्यूड टेस्ट में नापी जा सकती हैं। तो स्पेशलाइज्ड एप्टीट्यूड्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। क्लरिकल एप्टीट्यूड, जिसमें हमारी क्लरिकल एबिलिटीज को नापा जाता है। दूसरा मैकेनिकल एप्टीट्यूड, जिसमें मैकेनिक्स यानी कि फिजिक्स से रिलेटेड चीजों की क्षमताओं को नापा जाता है। न्यूमेरिकल एबिलिटीज या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में हम अपने मैथ्स से रिलेटेड स्किल्स को नापते हैं। टाइपिंग एप्टीट्यूड, या हम किस चीज कितना जल्दी टाइप कर सकते हैं या हमारी स्पीड टाइपिंग में कितनी अच्छी है, ये हम टाइपिंग एप्टीट्यूड के टेस्ट से जान सकते हैं। दूसरा जो जनरलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट बैटरीज के रूप में हमें मिलते हैं, यानी कि उसमें कई तरह के एप्टीट्यूड टेस्ट को लिया जाता है या कई तरह के एप्टीट्यूड एक टेस्ट से नापे जा सकते हैं। कुछ तरह के एप्टीट्यूड टेस्ट जो मल्टीपल एप्टीट्यूड में आते हैं, वो है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि डैट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी यानी कि जीएटीबी, आर्म्ड सर्विसेज वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी यानी कि एएसवीएबी। जेएम ओझा नाम के साइकोलॉजिस्ट ने इंडियन अडेप्टेशन दिया था डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट का। जो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो आजकल एजुकेशनल सेटिंग्स या स्कूलों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रभावित होता है या बहुत तेज़ी से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें 8 प्रकार के टेस्ट इंक्लूडेड होते हैं जो बच्चे की 8 तरह की स्किल्स को नापते हैं। पहला है वर्बल रीजनिंग, या उसकी बोलने की क्षमता कितनी अच्छी है। न्यूमेरिकल रीजनिंग यानी कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, या उसकी इमेजिनेशन पावर या सोचने की शक्ति कितनी अच्छी है। स्पीड एंड एक्यूरेसी यानी कि वो किस चीज को कितना तेजी से काम कर सकता है। मैकेनिकल रीजनिंग में मैकेनिक्स के बारे में हम जानते हैं, यानी फिजिक्स से रिलेटेड चीजें।
स्पेस रिलेशंस में हम ये जानते हैं कि एक बच्चा स्पेस को कितना अच्छे से इमेजिन कर सकता है, यानी कि अगर उसे बोला जाए कि एक कमरा 6 बाई 7 का है, तो वो अपने दिमाग में वो इमेज बना लेता है और वो अपने दिमाग में ये सोचकर समझ सकता है कि वो कमरा कितना बड़ा हो सकता है। फिर है स्पेलिंग कि हमारी स्पेलिंग कितनी अच्छी है, और लैंग्वेज यूसेज में हम ये जानते हैं कि हम अपनी भाषा को कितने अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं क्रिएटिविटी पे। क्रिएटिविटी नॉवल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, यानी कोई भी प्रॉब्लम के अगर हम नए उपचार या नए सॉल्यूशंस देते हैं तो उसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं। क्रिएटिविटी रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू और यूनिक, यानी कि कोई नई चीज या कोई अद्भुत चीज का जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसे क्रिएटिविटी कहते हैं। जो लोग होते हैं वो क्रिएटिविटी के लेवल पे अलग-अलग होते हैं, यानी कि कुछ लोग क्रिएटिविटी दिखाते हैं पर वो कम लेवल पे दिखाते हैं और कुछ लोग बहुत हाई लेवल पे दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पोएट यानी कि एक गीतकार या एक लेखक क्रिएटिव होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू आइंस्टाइन, जिन्होंने रिलेटिविटी थ्योरी दी थी, जो एक बहुत नया आविष्कार था फिजिक्स की फील्ड में। तो जो आइंस्टाइन की क्रिएटिविटी थी वो बहुत हाई लेवल की थी एज़ कम्पेयर टू अ पोएट। जो एक बच्चा होता है वो अपनी इमेजिनेशन या सोचने की शक्ति बहुत बचपन से ही सीख जाता है, परंतु वो इसको फिजिकल एक्टिविटीज यानी वो जो भी प्रतिक्रियाएं अपने शरीर से करता है या नॉन वर्बल वेज यानी बिना बोले जो चीजें वो व्यक्त करता है, इन चीजों से वो अपनी क्रिएटिविटी को दर्शाता है। क्रिएटिविटी वर्बल मोड्स में यानी बोलने और लिखने के तौर पर तभी दर्शाई जा सकती है जब एक बच्चे का पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाता है। आगे हमें ये पता चलता है कि क्रिएटिविटी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से प्रभावित होती है। हेरिडिटी यानी कि जो चीजें हम अपने माँ बाप से बचपन के टाइम ही लेते हैं या पैदा होते ही वो चीजें हमारे अंदर होती हैं। एनवायरनमेंट यानी हम अपने वातावरण से जिस प्रकार से इंटरैक्ट करते हैं वो किस तरह से हमारी क्रिएटिविटी को प्रभावित करता है। जो हमारी क्रिएटिव पोटेंशियल है यानी क्रिएटिविटी की क्षमता है उसको कम हमारी हेरिडिटी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को जन्म से ही कोई बीमारी है, फिजिकल बीमारी है, शारीरिक बीमारी है या मानसिक बीमारी है, तो वो हेरिडिटी में आएगा जिसकी वजह से उसकी क्रिएटिविटी कम हो सकती है। दूसरा होता है जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें मोटिवेशन मिले अपने पेरेंट्स से, दोस्तों से, तो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। हमें फैमिली सपोर्ट मिले या पीयर इन्फ्लुएंसेस या ट्रेनिंग की हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले, तो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ सकती है। नेक्स्ट हम ये जानेंगे क्रिएटिविटी का इंटेलिजेंस यानी बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है या ये दोनों में आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। 1920s में लुइस टर्मन नाम के साइकोलॉजिस्ट ने ये पाया कि जो इंसान का बहुत हाई आईक्यू यानी कि उसका इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है, पर जरूरी नहीं है कि उस इंसान की क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी हो। इससे ये हमें पता चलता है कि जो क्रिएटिव आइडियाज होते हैं वो बहुत हाई आईक्यू की ज़रूरत नहीं होती है इन उन्हें, और वो किसी एवरेज आईक्यू इंसान से भी पाई जा सकती है। इससे ये होता है कि इंटेलिजेंस ज़रूरी नहीं है क्रिएटिविटी के लिए, मतलब ज़रूरी नहीं है कि क्रिएटिव वही हो सकता है जिसकी बुद्धि बहुत तेज होती है। जो एवरेज आईक्यू का बच्चा होता है उसकी भी क्रिएटिविटी स्ट्रांग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में 2 लड़कियां हैं, एक का नाम है शबनम और दूसरे का नाम है श्रेया। तो जो शबनम है वो पढ़ने में बहुत तेज है, वो टाइमली अपने नोट्स कंप्लीट करती है, कॉपी कंप्लीट करती है, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो श्रेया है उसका आईक्यू बहुत अच्छा होगा। पर जो दूसरी लड़की है शबनम, वो एक एवरेज स्टूडेंट है, उसके मार्क्स एवरेज आते हैं, जरूरी नहीं है कि वो समय पे सारे नोट्स कंप्लीट करे, लेकिन जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसपे वो नए विचार रख पाती है और सोच पाती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि श्रेया जो है उसका आईक्यू बहुत ज़्यादा हो सकता है पर इमोशनल क्वोटिएंट बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। पर जो शबनम है उसका आईक्यू एवरेज है पर उसकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। फिर हम रिसर्चर्स ये बताते हैं कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी कि क्रिएटिव होने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस जरूरी है,
यानी कि थोड़ी-सी बुद्धि होना ज़रूरी है क्रिएटिविटी के लिए। Hence, a certain level of intelligence is required for creativity मतलब जो क्रिएटिविटी के कुछ अमाउंट ऑफ बुद्धि ज़रूरी है, लेकिन इसके बाद इंटेलिजेंस का क्रिएटिविटी से कोई संबंध नहीं है। फिर हम बात करेंगे क्रिएटिविटी टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट के बीच क्या अंतर होता है। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो हमें ये पता चला था कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो क्लोज एंडेड होते हैं, यानी कि उसके आंसर्स सीमित होते हैं और उसके क्वेश्चंस भी एक पर्टिकुलर आंसर के ही होते हैं। फॉर एग्जांपल, इंटेलिजेंस टेस्ट में हमें मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया जाता है जिसका एक ही आंसर हो सकता है, इसीलिए इसको क्लोज एंडेड कहते हैं। परंतु जो क्रिएटिविटी टेस्ट होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं, यानी कि जो इसके क्वेश्चंस होते हैं वो हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं या बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका क्वेश्चन हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो। तो इसमें हर इंसान के आंसर अलग-अलग होंगे जो उसकी क्रिएटिविटी को दर्शाएगा। क्रिएटिव टेस्ट जो होते हैं वो इंसान को अलग-अलग आंसर्स के बारे में सोचने की ताकत देते हैं। परंतु जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो इंसान को अलग आंसर सोचने के लिए नहीं प्रेरित करते हैं। क्रिएटिविटी टेस्ट में इंसान के पास फ्रीडम होती है अपने सोचने की फ्रीडम होती है और अपने थॉट्स या आइडियाज को अपने तरह से एक्सप्रेस करने की फ्रीडम होती है। परंतु जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं इसमें एक्सप्रेशन ज़रूरी नहीं होता है या इमेजिनेशन के बिना ही इंसान इंटेलिजेंस टेस्ट कर सकता है, उसे बहुत सोच-विचार करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्रिएटिव टेस्ट जो होते हैं वो डाइवर्जेंट थिंकिंग इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि हमको किसी एक टॉपिक के बारे में कई तरह से सोचना पड़ता है। लेकिन जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वे ये कन्वर्जेंट थिंकिंग पे बेस्ड होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर आंसर होता है और हमको उस टॉपिक के उसी आंसर से को ही देना है और हम किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते। जो क्रिएटिव टेस्ट होते हैं ये जनरल एबिलिटीज मेजर करते हैं, यानी कि एक टॉपिक पर कितने तरह के आइडियाज हो सकते हैं, किसी भी चीज़ को अलग-अलग नज़रिए से देखना, किसी भी चीज़ के अलग-अलग सॉल्यूशंस देना, किसी भी चीज़ को अनयूजुअल आइडियाज़ के बारे में सोचना, यानी कि जो बहुत कॉमन नहीं है लेकिन वो अलग तरह की सोच होती है। इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं वो कुछ एबिलिटीज मेजर करते हैं जैसे मेमोरी, लॉजिकल रीजनिंग, एक्यूरेसी, क्लियर थिंकिंग। यानी कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो हमारे दिमागी चीजें जो होती है जैसे याद करना, सीखना, सोचना, ये सब चीजें मेजर करती हैं। क्रिएटिविटी टेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट ने दी है जैसे गिलफोर्ड, खतेना, वलाश, परामेश एंड पासी। इंटेलिजेंस टेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं रेवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस एंड कोर्स ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, जिसके बारे में हमने पहले के लेक्चर्स में पढ़ा है। तो इसी के साथ हम चैप्टर 1 के एंड पे आ जाते हैं। चैप्टर 1 से किसी भी पार्ट से किसी भी तरह की आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसे ड्रॉप कर दीजिए। उसके आंसर्स आप तक पहुंचा दिए जाएंगे और ऐसे ही साइकोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।